हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ नया वीडियो। ये हमारे वीडियो नॉलेज श्रृंखला का चौथा वीडियो है। आज तक हम देख चुके हैं कि संविधान कैसे बना, संविधान निर्माण का क्या प्रक्रिया रही और संविधान में किन समितियों और स्रोतों ने योगदान दिया। उनको हमने कनेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से याद करने का काम किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पिछला वाला डाटा याद रहा होगा। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो वो कैसा दिखने लगा, किस रूप में था, कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितनी अनुसूचियां थी और उसमें से जो महत्वपूर्ण भाग है अनुसूचियां, आज हम वो याद करेंगे। इस वीडियो में हम सारी अनुसूचियां पहले कोडिंग के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और फिर एक एक अनुसूची को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारी अनुसूचियां हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन कर लें। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज लास्ट की कक्षा तक हम समझ चुके थे कि भारत का जो संविधान है वो एक किताब के रूप में, एक बुक के रूप में, इस रूप में, ये उसका फ्रंट पेज है, इस रूप में बनकर तैयार हो गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। हमारा संविधान जो था वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। अब विश्व का सबसे बड़ा इसे दो आधारों पर कहा जाता है, इसके आकार के आधार पर और उसमें जो शब्द शामिल किए हैं उनके आधार पर। हमारे संविधान में लगभग 1.5 लाख शब्द लिखे हुए हैं और उसके 22 भाग और लगभग उसमें 395 अनुच्छेद हैं। जब शुरू में वो बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। इस तरीके से आकार में अगर देखा जाए तो हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में जब हम बड़ा देख रहे हैं तो छोटा भी देख लेते हैं कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए का है। इस संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कंपेयर कीजिए, भारत के संविधान में जहां 395 अनुच्छेद हैं, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। और इसका अन्य से कंपैरिजन करते हैं उससे पहले हम शब्दों के आधार पर जो विश्व का सबसे बड़ा छोटा संविधान है वो भी देख लेते हैं। भारत के संविधान में जहां 1.5 लाख शब्द हैं तो विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वो मोनाको का है और मोनाको के संविधान में लगभग 4000 शब्द हैं। केवल 4000 शब्द में पूरा संविधान खत्म हो जाता है। और अगर आर्टिकल्स की संख्या के आधार पर देखें तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है तो आंसर भारत होगा, और अगर विश्व का सबसे छोटा संविधान पूछा जाता है तो अमेरिका आंसर होगा। लेकिन अगर वो विशेष रूप से शब्द संख्या के आधार पर पूछता है तो बड़े में भारत होगा और छोटे में आंसर मोनाको होगा। ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। हम थोड़ा दूसरे देशों पर भी फोकस कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, जैसे चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, जैसे कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ये हम विश्व के सभी देशों का नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से जब हम भारत के संविधान को बड़ा कहें तो हमें याद हो कि कितना बड़ा, सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जब संविधान बना तो उसके बाद अनेक संविधान बने। जो सबसे लास्ट में सबसे नवीन संविधान बना हम पढ़ चुके हैं कि वो नेपाल का संविधान है जो 2015 में बना था। उसके बाद अफगानिस्तान का बना, लेकिन उसे मान्यता नहीं प्राप्त है। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, जब मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान जब भारत के संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं, 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो उसमें 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात जो याद रखनी है, इसलिए ये पॉइंट डाला गया है कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप 22 भाग ही आंसर करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में कभी भी 23वां भाग बनाया ही नहीं गया है। 23वां भाग हमारे संविधान में कभी नहीं जोड़ा गया। हमारे संविधान में 22 तक ही नंबर्स हैं, फिर हमने जब जोड़ने थे भाग तो 4 का जोड़ दिया,
उसके बाद नो क जोड़ा, ऐसे हमने उसमें क जोड़ करके भाग जोड़े हैं। तो परीक्षा के हिसाब से जो आंसर होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग है, तो आंसर 22 ही रखना है। सेम पैटर्न अनुच्छेद के साथ भी लागू होता है कि हमने अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 395 से 96 कभी नहीं की। हमारे संविधान में 396 आर्टिकल है ही नहीं, 395 में ही कहीं ना कहीं कुछ जोड़ा गया है, जैसे 51 क जोड़ दिया, ऐसे क के फॉर्म में जोड़े। तो आज भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। लेकिन अनुसूचियों की संख्या को देखिएगा आप, जब मूल संविधान से तुलना करते हैं तो 8 अनुसूचियां जो थी वो बढ़ करके 12 हो गई, क्योंकि हमने 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं जोड़ दी। इस कारण से संख्या के आधार पर आपके पास 12 अनुसूचियां आ गई हैं। बहुत क्लियर रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395, कितने भाग थे 22, और कितनी अनुसूचियां थी तो 8। और परीक्षा में अगर वर्तमान क्वेश्चन को पूछा जाए तो भी आंसर आप भाग और अनुच्छेद के लिए 22 और 395 ही आंसर करेंगे, जबकि अनुसूची में आंसर 12 हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये जो अनुसूची शब्द होता है या अनुच्छेद शब्द होता है या भाग शब्द है, ये क्या है, या अनुसूची, ये तीनों की चीजें कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम तुलनात्मक रूप से समझते हैं। कि जैसे हमने मैथ्स की किताब हमने हमारे स्कूल लाइफ में पढ़ी थी, मैथ्स की किताब में क्या होता था कि एक किताब होती थी जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होते थे और उनको हम अध्याय लिखते थे, हिंदी में वो अध्याय के रूप में लिखे होते थे। तो चैप्टर्स मान लीजिए उसमें 10 हैं, तो अध्याय 1, 2, 3, 4। अब हो सकता है पहला अध्याय आपको जोड़ करते सिखाता हो, दूसरा अध्याय आपको घटाव करते सिखाता हो, तीसरा अध्याय आपको गुणा करते सिखाता हो। मैथ्स की किताब में इस अध्याय के अंदर जब और जाते थे तो 1.1 भी लिखा रहता था, यूनिट 1.1। तो इसी पैटर्न पे समझें कि भारतीय संविधान भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, उसमें 22 अलग अलग चीजें लिखी गई, अलग अलग तत्वों को शामिल किया गया। जैसे पहला भाग जो है वो भारतीय संविधान के क्षेत्रफल और उसके अंदर जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी देता है, और उसके अंदर छोटे छोटे 1.1 के फॉर्मेट पे ना रखते हुए सीधे नंबरिंग 1, 2, 3, 4 में बातें शामिल की गई जो अनुच्छेद के रूप में आई। तो मोटे मोटे तौर पर अगर समझें कि भारतीय संविधान में जो अध्याय थे उनको भाग कहा गया है, और 1.1 के रूप में जो यूनिट्स थी उनको अनुच्छेद कहा गया है। ये दोनों आसानी से सबको समझ में आ जाता है। तो फिर अनुसूचियां क्या होती हैं? देखिए, इसी मैथ्स की किताब में जब हम आखिरी के पन्नों पे जाते थे तो लॉग की टेबल, पाई की टेबल, ऐसी कुछ टेबल्स जोड़ी हुई होती थी। टेबल्स को इंग्लिश में हम लिस्ट कहते हैं, लिस्ट अर्थात सूचियां। क्योंकि संविधान में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करना था, इसलिए हमने अनुसूची शब्द जोड़ दिया। और ये जो लिस्ट थी इनमें केवल एक वर्ण से लेकर कुछ लिस्टें बनी हुई हैं जो संविधान के आखिरी में उस मैथ्स की किताब के समान ही जुड़ी हुई है। जैसे लॉग की टेबल थी, वैसे हमारे संविधान में सबके वेतन की, सैलरीज की एक टेबल है, ऐसे राज्यों की नाम की एक टेबल है, ऐसे अनुसूचित जातियों की एक टेबल, ऐसे क्षेत्रों की एक टेबल है, ऐसे जो शपथ का प्रारूप होगा उसका एक टेबल है। ऐसे धीरे धीरे हमने कुछ टेबल्स जोड़ी जो अनुसूची के नाम से हमारे संविधान में जुड़ी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा कि संविधान में भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं जो हम मूल रूप से करने वाले हैं। हम आज अनुसूचियां जो हैं उनको याद कर लेंगे कि भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं, अब उस पे फोकस करते हैं। आप इसको याद करने के लिए मेरे एक कोड का यूज करेंगे। मेरे कोड में सबसे पहले हमें एक शब्द याद रखना है। आप मेरे साथ इस शब्द को कॉपी पर लिखें या बोलें, सर्वेशरा। ये 4 शब्दों से मिलकर बना है सर्वेशरा। फिर अजसू
और फिर भा भू दपन, ऐसे 3 शब्द याद करने हैं। मूल रूप से इसे रट्टा ही मार लीजिए, सवेशरा अजसु भा भू दपन, इसको दिमाग में सेट करना है। ये एक कोड है, अगर आप इससे अच्छा कोड बना सकते हैं तो बेशक बनाइएगा, और अगर नहीं तो फिर इसे याद कर लीजिएगा अभी तत्काल लिख करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें 12 अनुसूचियां ये इन रूप में पूछी जाती हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो जब आप इस कोड को याद कर लेंगे तो आपको 12 अनुसूचियां पूरी तरीके से याद हो जाएगी। कोड क्या है? सवेशरा अजसु भा भू दपन, पूरा 3 शब्दों का एक वर्ड है, सवेशरा अजसु भा भू दपन। अब इन पे डिटेल में चलते हैं। स से क्या होता है? स से होता है संघ व राज्य का क्षेत्र, स से होता है संघ और राज्य का क्षेत्र। व से होता है वेतन, स से होता है शपथ, और र से होता है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व या राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या। अ से अनुसूचित क्षेत्र, ज से जनजाति क्षेत्र, और स से सूचियां। यहां तक याद कर लीजिए, इसे रोक रोक कर 2-3 बार 2 मिनट का रिवाइज कीजिएगा। सवेसरा अजसु भा भू दपन याद हो जाएगा। अजसु में अ है अनुसूचित क्षेत्र, ज है जनजाति क्षेत्र, और स है सूचियां, याद कर लिया। भ से भाषा, भा भू दपन में जो भा भू दपन है उसमें भ है भाषा, भू है भूमि सुधार, द है दल बदल, पंचायतों के कार्य और नगर निकाय के कार्य। भा भू द प न, इसको याद करिएगा, भा भू द प न, ऐसे 5 शब्द जिसे हमने एक अक्षर बना दिया, ये याद रखिए, 5 अक्षरों से एक शब्द बना दिया, तो एक कोड हमने बनाया है इसे याद करने के लिए। सवेशरा अजसु भा भू दपन, पहले इसको रट्टा मार लीजिएगा। अब हम एक एक अनुसूची को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ अनुसूचियां कर लेंगे, दूसरे वीडियो में इसकी बची हुई अनुसूचियां रहेगी। इनके अंदर से बड़े प्रश्न आने लगे हैं आजकल, डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो कब कब जोड़ी गई। देखिए, पहला संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। पहला संविधान संशोधन सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसमें पहला संशोधन किया गया 1951 में, और उससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन किया गया जिससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। 73वां संविधान संशोधन किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 92 का जो अधिनियम था उससे 93 में इसे जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 92वें अधिनियम से, जो कि 1994 में लागू हुआ। ऐसे हमें 4 साल याद कर लेने हैं, जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। आइए अब शुरू करते हैं। एक एक अनुसूची को बहुत डिटेल में जाना है ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि हमारा परीक्षा में 1 नंबर से फेल होने का जो कारण है वो या तो ये है कि हम किसी एक किताब पर निर्भर हैं या किसी एक शिक्षक पर निर्भर हैं। हमें इससे थोड़ा बड़ा सोचना शुरू करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आजकल कंपटीशन इतना है कि हम जिस भी टॉपिक को पढ़ें आत्मसंतुष्टि की अवस्था तक, कि जब तक उसको पूरी तरह से ना पढ़ लें, एक एक फैक्ट कवर ना हो जाए, तब तक हमें उसको पढ़ना है, उसको पूरा याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट केवल पढ़ने तक उसे सीमित रख लेते हैं। भाई, पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको याद है तो ही काम का है। उस 3 घंटे में आप क्या कर पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। आइए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची को डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। याद कीजिएगा, आज तक स्टूडेंट्स को ये लाइन पता है कि राज्यों के नाम लिखे। मैं इससे आगे बढ़ के आपको बात बता रहा हूं कि उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन कहाँ है, वो भी अनुसूची 1 में ही लिखा हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज जो हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनके नाम की लिस्ट भी आर्टिकल
अनुसूची 1 में है और उनकी जो सीमाएं हैं उनका वर्णन भी इसी अनुसूची में है। और इसका संबंध हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से होता है। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अनुसूची 1 में हमारे जितने भी राज्य हैं उनके नाम, उनके क्षेत्रफल और उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, लिस्ट बनी हुई है। साथ में हमारे जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी भी लिस्ट इसी में ऐड की गई है, उनके नाम, उनके क्षेत्र और उनकी सीमाएं इसमें वर्णित हैं, ये याद रखिएगा। और इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से। एक बार यूपी पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय राज्यों के न्यायिक क्षेत्र का वर्णन है, तो सब लोग दिमाग लगाने लगे कि 124 में होगा या 214 में होगा, क्योंकि इन आर्टिकल्स का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से। लेकिन असली में ये आंसर नहीं था, आंसर अनुसूची 1 था, क्योंकि अनुसूची 1 में लिखा हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो राज्य हमारी आजादी के बाद बनाए गए, देखिए 2 तरीके से इस बात को समझें। आजादी के पहले जो वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था वो काम या रियासतों का जो एकीकरण था वो जब हम भाग 1 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, कवर करेंगे। आज हम जो आजादी के बाद राज्य बने अनुसूची में जिनका नाम लिखा हुआ है उस पर फोकस करते हैं। और उन राज्यों के नामों में बीच बीच में परिवर्तन आया, तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया है 5-6 राज्यों के नाम, जब जब बदले वो साल हमें याद करना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश पड़ा, उससे पहले उसका नाम संयुक्त प्रांत था। अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि फिर तो मध्य प्रदेश का नाम भी पहले मध्य प्रांत या सीपी एंड बरार था। तो भाई उसका पुनर्गठन हुआ था, नाम नहीं बदला था। 1956 में 2-3 चीजें मिलाकर के पुनर्गठित की गई थी, नाम अपने आप बना। यहां केवल नाम परिवर्तन है, याद रखिएगा। मद्रास जो पहले एक राज्य या प्रांत हुआ करता था, 1968 में इसका नाम बदल करके तमिलनाडु रखा गया था, ये याद रखना है। मैसूर जो कि पहले एक प्रांत राज्य था, 1973 में इसका नाम बदल के कर्नाटक रखा गया था। उड़ीसा 2011 में इसका नाम ओडिशा कर दिया। देखियो, उड़ीसा और ओडिशा इन दोनों में डिफरेंस है। और ये कब किया गया था? ये 2011 में किया गया था। अब हम आगे समझते हैं और किसका नाम बदला गया। उत्तरांचल, जिसे आज हम उत्तराखंड कहते हैं, इसका नाम 2006 में उत्तराखंड पड़ा। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। उत्तर पंडिचेरी या पांडिचेरी, ये जो पांडिचेरी शब्द है ये मूल नाम था, जिसे 2006 में बदल करके पुदुचेरी कर दिया। पांडिचेरी और पुदुचेरी में अंतर है। 2006 से पहले इसे पांडिचेरी कहते थे, 2006 के बाद इसे पुदुचेरी कहा जाने लगा। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप, ये तीनों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन 1978 में इन तीनों को लक्षद्वीप के नाम से हमारे संविधान में जोड़ लिया गया, या इनका नाम जो है वो लक्षद्वीप कर दिया गया। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हमें याद रखना है इसमें 2 विशेष बातें, 2 अधिनियमों के नाम। अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था जो 2019 में आया, और उसका जो क्रमांक था वो 34 था। ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। हमें याद रखना है अगस्त महीने में एक अधिनियम भारत की संसद में लाया जाता है 2019 में, और उससे धारा 370 हटा करके एक नया अधिनियम या नया व्यवस्था बनाई जाती है कि जम्मू कश्मीर जो अभी तक राज्य था वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में आया। और ये लागू किस दिन से हुआ है, आप लोग तारीख याद रखिएगा, 31/10/2019 से। उस कानून का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ऐसे ही उसके बाद एक मेजर चेंज हुआ, ये बच्चों को याद नहीं होता है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, इन दोनों को मिलाकर के आज तक ये 2019 से पहले ये या 20 से पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जो बाद में 2 को मिलाकर के एक रूप में आ गए। तो एक कानून था दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप
संघ राज्य क्षेत्र विलयन अधिनियम 2019, इस कानून के तहत जो 26 जनवरी था 2020 का, इस दिन से केवल दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसका जो नाम था वो दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश। इस कानून का क्रमांक 44 था और 26 जनवरी 2020 से ये संविधान में के तहत अप्लाई किया गया, लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी बातें हैं, हमें फैक्ट के रूप में याद रखनी है। हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर अधिनियम और दादर नागर हवेली अधिनियम शामिल नहीं होता है, अपडेट कर लीजिएगा आप अपने आप को। और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक स्टोरी के रूप में एक क्रमबद्ध तरीके से भारतीय संविधान में राज्य किस किस तरीके से आगे बढ़े और आज कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वहां तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहले 1947 में जब भारतीय लोग आज़ाद हुए, भारत का अपना संविधान बनने लगा संविधान सभा द्वारा, तो दूसरी तरफ अंतरिम सरकार देश का संचालन कर रही थी और उसी समय मांग उठने लगी कि भारत में नए राज्य बनाए जाने चाहिए। तो राज्यों के निर्माण से संबंधित पहला जो व्यवस्था था वो एस.के. धर आयोग के रूप में, या इसको अन्य नाम भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जानते हैं। असली में इसका मूल नाम भाषाई प्रांत आयोग था, लेकिन क्योंकि इसके अध्यक्ष एस.के. धर थे इसलिए इसे एस.के. धर आयोग भी कहा जाता है। ये जून 1948 में बना था। कब बना था? जून 1948 में बना और इसने अपना रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में दिया था और इसने कहा था कि हमारे देश में भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाने चाहिए, राज्य नहीं बनाने चाहिए, उससे भारत फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इस बात की पुष्टि इसने अपनी रिपोर्ट में की, जो कि दिसंबर 1948 में आई। अब आप महीना भी याद कीजिएगा, सबका मंथ आपको याद करना है। आज तक हम लोग केवल ईयर याद करते थे, साल याद करते थे, लेकिन नहीं, एग्जामिनर आजकल हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होने लगा है। वो 4 ऑप्शन में जून 1948, जुलाई 1948, नवंबर 1948, दिसंबर 1948 देता है। तो याद रखिएगा, एस.के. धर आयोग का गठन जून 1948 में और रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई और इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। जब ये दिसंबर में रिपोर्ट आई तो इसकी रिपोर्ट से कुछ बड़े राजनेता, बड़े जो नेतृत्व संभालने वाले सदस्य थे, वो असहमत थे। वो मानते थे कि नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। तो इसकी जांच करने के लिए कि ये जो रिपोर्ट है इस पे और फिर से एक बार विचार किया जाए, भाषाई प्रांत समिति बनाई गई। देखिए, ये आयोग है और ये समिति है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है भाषाई प्रांत समिति कब बनी थी, तो आंसर होगा दिसंबर 1948 में। और अगर पूछे कि भाषाई प्रांत आयोग कब बना था, तो आंसर होगा जुलाई 1948 में। इसके 3 सदस्य थे। अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसलिए कुछ लोगों ने इसको जेवीपी समिति भी कहा है। इसका उपनाम है, लेकिन इसका मूल नाम भाषाई प्रांत समिति है। आपको ये नाम याद रखना है। इसमें 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, याद रखिएगा। इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो अप्रैल 1949 1948 में दी थी। वो साल चेंज हो चुका था, 1948 था। और इसने भी स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, इससे भारत फिर टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होने लगेगा। ये बात पूरे भारत में फैल गई कि अब भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्ला, कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के नेता थे। ये नेता जो हैं वो अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं और लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल इनकी चलती है और बाद में इनका देहांत हो जाता है, शांत हो जाते हैं। ये 1953 में ये घटना घटित हो रही थी और इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि मद्रास से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है
उसको अलग कर दिया जाए और एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। 1953 में ये जब घटना घटित हुई तो इससे पहले जवाहरलाल नेहरू का माइंडसेट था कि हमें भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने हैं, लेकिन जैसे ही ये घटना घटित हुई भारत में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होना शुरू होते हैं, आंदोलन होना शुरू होते हैं और फिर इसको रिप्लेस किया जाता है हमारे विचार को और भारत में राज्य बनाए जाते हैं। अभी भी याद रखिएगा भारत में राज्य नहीं बनना शुरू हुए हैं। अब हमारे यहाँ आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। हमने आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया कि हम उसे बनाएंगे। अब नया स्टेप आया है, एक आयोग गठन किया गया 1953 के दिसंबर महीने में। देखिए यहाँ 1953 में ही भूख हड़ताल हो रही है, रामुल्ला जो है वो शांत हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू सबको शांत करने के लिए ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे इसको करने के लिए जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसका स्थापना जो है वो दिसंबर 1953 में होता है। लेकिन ये जो अपना रिपोर्ट है ये थोड़ा आगे चल के देगा। तो अब यहाँ कंट्रोवर्सी एग्जाम में कभी कभी दो फैक्ट एक जैसे, हमें कुछ सही लगता है और कुछ गलत होने लग जाता है, इसलिए याद रखेंगे कि इसका रिपोर्ट जो 1955 में आएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो उनके साथ 2 सदस्य अर्थात 3 सदस्य ये आयोग बनता है। इसके अध्यक्ष जो हैं अबुल फजल को फजल अली को बनाया जाता है। फजल अली आयोग भी कह दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा इसको। साथ में KM पाणेकर और हृदयनाथ कुंजरू ये इसके 2 सदस्य बनाए जाते हैं। याद रखिएगा एक 3 सदस्य आयोग है जिसका नाम लोगों को नहीं याद रहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष हैं फजल अली। अब वो जो आयोग है ये दिसंबर 2 साल बाद, याद रखिएगा 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट देगा 1955 में और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लेगा। क्या बोल रहे हैं हम, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया है। ये आयोग कभी ऐसा नहीं कहता है कि एक भाषा के लोगों को मिलाकर या क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। वो कहता है कि एक जैसी भाषाओं के समूह को मिलाकर के एक राज्य बना दिया जाए। तो ये एग्जाम में जब प्रश्न आता है कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था तो जनरली सब लोग हाँ करते हैं, क्योंकि सबको पता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग के माध्यम से शुरू हुआ। इसने सिफारिश की कि भारत में उस समय 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए, उनका निर्माण किया जाना चाहिए। अब क्योंकि ये तो केवल सिफारिश है, इसकी सिफारिश को जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इंप्लीमेंट करने के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। एक कानून बनेगा और उस कानून का नाम होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए 1953 में ये आयोग बना, 55 में इसने रिपोर्ट दिया और 56 में इसने इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने वाला कानून राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। यहां तक सब लोग याद रखेंगे। ये कंफ्यूज इस रूप में करता है कि कुछ कुछ किताबें जो फजल अली आयोग है उसकी डेट 1955 बता देती है, तो क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई लिखा नहीं है कि इसकी रिपोर्ट कब आई, तो आंसर है रिपोर्ट 1955 में आई। इसका जो गठन है वो 1953 में हुआ। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम नाम का कानून है ये 1 नवंबर 1956 से उनकी सिफारिशों में थोड़ा चेंज करता है। वो कहता था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लागू कर देता है और उस आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 14 + 6 वाला कॉन्सेप्ट भारत में 1956 में आ जाता है। यहां तक सब लोगों को स्थिति क्लियर हो गई कि 1950 से 1956 के बीच में क्या घटनाएं घटित हुई। हमने यहां से शुरू किया है इसके धर आयोग से, धर के बाद JVP समिति बनी, JVP समिति के बाद में
फजल अली आयोग बना, फजल अली आयोग के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अब धीरे 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 हम अगले राज्यों की तरफ बढ़ते हैं कि अब अगले राज्य बनना शुरू होंगे। सबसे पहला जो बड़ा राज्य था बंबई क्षेत्र या बंबई का राज्य, जिसे बंबई प्रांत कहा जाता था, जिसमें मराठी भाषी क्षेत्र भी था और गुजराती भाषी क्षेत्र भी था। अर्थात वर्तमान का जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलाकर के बंबई प्रांत कहलाते थे। 1960 में इसे तोड़ करके 2 भागों में बांट दिया गया। जो मराठी भाषी राज्य था उसे महाराष्ट्र और गुजराती भाषी क्षेत्र को गुजरात के नाम से जाना गया और गुजरात भारत का जो है वो 15वां राज्य बना। 14 पहले बन चुके थे, 15वां राज्य जो है वो हमारा क्षेत्र बना। अब हम ये जो 1956 में राज्य बने हैं इनकी स्टोरी जब वल्लभ भाई पटेल के प्रांतों का एकीकरण पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी इसी को क्रम से हम 28 राज्यों तक पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम समझ चुके हैं बंबई कैसे बना। 1963 में जो है वो नागालैंड बनाया गया। याद कैसे करेंगे, याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका नाग कैसा रहता है, ऐसा रहता है और वो कुंडली मार करके ऐसे बैठा रहता है। तो इसमें ये आपको 3 नजर आ रहा होगा। नागालैंड में भी यहाँ 3 है। तो नागालैंड या नाग जो है वो बैठता है 3 का आकृति बनाकर। नागालैंड की स्थापना 1993 में हुई थी। अब मैं सारे याद कराता हूं आपको। 1966 में पंजाब जो राज्य था उसे तोड़ करके हरियाणा को बनाया गया। हरियाणा जो था उसके साथ चंडीगढ़ भी बना और चंडीगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश भी बना। ये बात समझते हैं। देखिए एक आयोग बना। अब ये बात आप लोगों को याद नहीं है, स्पेशल नोट कीजिएगा कि पंजाब जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। मैं आजादी के पूर्व की स्थिति भी बता देता हूं। इसे हम पहले पेप्सू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे हम लोग इसे? पेप्सू के नाम से, आजादी के पहले, क्योंकि ये बड़ा सा राज्य था। पंजाब को 2 भागों में रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से बांटा गया था। पंजाब 2 टुकड़ों में बटा, आधा पंजाब हिंदुस्तान में रहा, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो उससे पहले जो इसका नाम था पंजाब नहीं था, उसका नाम पेप्सू था। क्या था? पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होता है? पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पूरा नाम याद रखिएगा, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लेकिन इसे आजादी के बाद 2 भागों में तोड़ा। एक पाकिस्तान के पास रहा पंजाब, एक हमारे पास रहा पंजाब। आज भी पाकिस्तान में पंजाब है, याद रखिएगा। 1966 में इस क्षेत्र को और टुकड़ों में बांटा गया। जो पंजाब था उससे हरियाणा के हिस्से को, हरियाणवी बोलने वाले हिस्से को अलग किया गया। चंडीगढ़ जो कि दोनों का संक्रमित क्षेत्र था, इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया। और उसका जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो पहाड़ वाला क्षेत्र था जिस पे हिम पड़ी रहती थी, जिस पे हिम थी, उस क्षेत्र को और अलग कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश नाम का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। याद रखिएगा। याद कैसे करें कि पंजाब से हरियाणा कैसे अलग हुआ? आप लोगों ने कपिल देव का नाम सुना है, वो बहुत छक्के मारते थे और कपिल देव का उपनाम है हरियाणा हरिकेन। क्या नाम है? हरियाणा हरिकेन। तो कपिल देव से याद करेंगे कि हरियाणा छक्के मार के बना, 6 पे 6 बन के बना, अर्थात 66 में बना हरियाणा पंजाब से अलग होकर। यहां तक की स्टोरी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। 1971 में जो है वो हिमाचल प्रदेश को बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये जो था वो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था। यह हमने एक बात याद रख लेनी है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से 66 में अलग हो रहा है और 71 में उसे खुद को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पूर्व के राज्य थे वहां क्या क्रम चला? देखिए, पूर्व के राज्य में एक क्षेत्र का नाम था नेपा। नेपा क्या था? जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन के नाम से एक क्षेत्र हुआ करता था, उसको तोड़ करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वी सीमांत एजेंसी के रूप में है, फिर से इसको रिपीट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको तोड़ करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 एरिया बनाए जाते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं और बाकी का जो क्षेत्र है वो 72 में ही 3 राज्यों के रूप में, अभी भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये राज्य नहीं बने हैं।
कौन कौन से? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और उसके साथ ही 3 जो राज्य हैं उनका जन्म 1972 में होता है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। कैसे याद करेंगे इसको? याद करेंगे में मंत्री ऐसा शब्द लिख दो, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ऐसे 3 हमें कोड बना करके नाम याद रखने हैं। में मंत्री, इससे 3 में से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 नाम याद हो जाएंगे और तीनों 1972 में बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम। सिक्किम विशेष है हमारे देश में क्योंकि ये 1947 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था और ना भारत 1947 से लेकर 74 तक था। इसे तो 75 में भारत का राज्य बनाया गया है। 1947 से लेकर 74 तक यहाँ एक राजा या एक शाही परिवार था जिसका नाम चोग्याल वंश था। क्या नाम था? चोग्याल वंश। तो इस चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था और वही डायनेस्टी इसकी थी, इसी का वंश यहाँ चलता था। ये स्वतंत्र था, लेकिन 1947 से 74 तक ये भारत के एक अधिराज्य। अधिराज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जिस पे भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसके विदेशी मामले, उसकी सीमाओं की रक्षा, उसके संचार की व्यवस्था, ये काम भारत करे, उसे हम अधिराज्य के नाम से जाने थे। 1947 से 74 तक सिक्किम भारत का अंग नहीं था, नक्शे पे नहीं दिखाया जाता था इसे, और ये एक अधिराज्य हुआ करता था। 74 में हमने इसे एक संबद्ध राज्य के रूप में दर्जा दिया और अगले साल 75 में इंदिरा गांधी ने इसे भारत का नया राज्य अर्थात भारत का 22वां राज्य बना दिया। ये एक अचीवमेंट भी माना गया था उस समय का। भारत का नया क्षेत्र जुड़ा जिसे सिक्किम कहा गया। अगले स्टेप पे आते हैं। कैसे याद करेंगे सिक्किम को? सिक्किम में सिक्के शब्द प्रधान है, सिक्के लिखा हुआ है। तो सिक्के कितने हैं? 75 सिक्के हैं हमारे पास। ऐसे तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं, कुछ भी हमें जोड़ना है ताकि याद रह जाए चीजें। आगे बढ़ते हैं। 1987 में हमने मिजोरम, जिसे अभी कुछ समय पूर्व 1972 में हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, उसे भारत का राज्य बना दिया। साथ में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया और गोवा को भी राज्य बना दिया। भारत का 23वां राज्य मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है वो 25वां राज्य बना। याद कैसे करेंगे? तो पहले इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं कि अरुण जो है वो मजे करने के लिए गोवा चला गया। कहाँ चला गया? गोवा। और वहां जब मजे किए तो उल्टा हो गया इसके साथ। तो उल्टा कैसे हुआ? 7, 8, 9 और ऐसे 10 उल्टा हो गया ये, है ना। तो मजे वहां पे कैसे किए होंगे सबको पता है, गोवा में कौन से मजे किए जाते हैं, फिर उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ये उल्टी हो गई, उल्टी गिनती हो गई ना यहाँ। 7, 8, 9, 10 वैसे होना चाहिए था 7, 8, 9, 10, लेकिन हमने क्या किया? 7, 8, 9 और 10 इस रूप में लिखा है। अर्थात 1987 में क्या हुआ है? 3 राज्य बनाए गए हैं, अरुण, मजे और गोवा, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा राज्य बनाया जाता है, अर्थात मध्य प्रदेश से तोड़कर के छत्तीसगढ़ की बारी आती है, एमपी से तोड़कर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड और बिहार से तोड़कर झारखंड। ऐसे 3 नए राज्य बनाए जाते हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को ये भारत का 26वां राज्य बना। उत्तराखंड जो है वो 27वां राज्य बना, 9 नवंबर को टूटा। और 15 नवंबर को जो है वो झारखंड बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना। और ऐसे भारत के 28 राज्य बने। और आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना जो है वो 2014 में 2 जून 2014 को बनाया गया। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये नई बातें हैं, हमें हमारे सामने घटित हुई है इसलिए याद रह जाती हैं। तेलंगाना 2014 में बना था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को।
उसके बाद हमने याद किया है कि दादर नागर हवेली और दमन दीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, अर्थात टोटल 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब भारत में हो गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने क्रम से कब कब कौन कौन सा राज्य बना इस पर फोकस किया है, याद रखिएगा। ये पूरा हमें याद करना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना शब्द पे फोकस करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं फिर उसका नोट्स बना लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्टूडेंट कभी परीक्षा में पास नहीं होते। स्टूडेंट वो परीक्षा में पास होते हैं जो पहले पढ़ेंगे, देन नोट्स बनाएंगे और उसका तीसरा स्टेप जो अंतिम चरण है याद करना, याद कर लेंगे, वो परीक्षा में इनका आसानी से आंसर कर पाएंगे। इसलिए आपको याद करने पे फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। हम भारतीय संविधान की पहली अनुसूची पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न राज्यों के नाम कैसे कैसे कब कब बदले गए ये सीखा और कब कब अन्य राज्यों की स्थापना हुई। 14+6 का फॉर्मूला कब आया, उसके बाद बंबई राज्य टूटा, उसके बाद अन्य राज्य किस तरीके से आगे बढ़े, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम अनुसूची 2 पे आते हैं। रिवाइज कीजिए, हमारा कोड क्या था? हमारा कोड था सव्वेशरा अजसु भा भू दपन। याद रखिएगा, भस से होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो हम पढ़ चुके हैं, वह से होता है वेतन जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अर्थात दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? वेतन। अब तो आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए 8वीं अनुसूची में कौन सा है तो उंगलियों पे गिन लीजिए। सवेशराज सुभा भू क्या जाएगा? भाषाएं हैं उसमें की भाषाएं दी हुई हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? फोकस कीजिएगा। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां और भत्ते, विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। यहां वेतन शब्द उपयोग नहीं है, लेकिन परिलब्धि शब्द का अर्थ ही वेतन से निकाला गया है। इसका जो संबंध है वो हमारे संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स से हैं। आप चाहें तो इनको याद कर लीजिए, अगर नहीं कर पाए तो आसान तरीके पे फोकस करते हैं। ये जो है वो छोटे छोटे 5 टुकड़ों में बटा हुआ है, या ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें 5 या ये अनुसूची में 5 छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम क ख ग घ ण या ABCDE के रूप में याद रखें। इसका जो पहला वाला हिस्सा है क या ए, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन की बात की गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन की बात है। इसका जो बी हिस्सा है उसे हटा दिया गया है भारतीय संविधान से, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अनुसूची 2 का जो सी है अर्थात 2C, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, इन सब के वेतन के बारे में लिस्ट बनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं। इसका जो डी हिस्सा है उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में लिस्ट बनी हुई है। और इसका जो ई हिस्सा है ड, इसमें CAG के वेतन के बारे में वर्णन है। तो पहले तो हमें बहुत अच्छे से खूब अच्छे से रट्टा मारना है कि इस अनुसूची में किन किन अधिकारियों का वेतन है। तो याद रहे, राष्ट्रपति का और राज्यों में राज्यपाल का, यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, तो फिर राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो फिर विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। और फिर अगले वाले भाग में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, और लास्ट में CAG का। केवल इन्हीं का वर्णन है। अगर एग्जामिनर स्मार्ट रहा तो वह हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस एक के वेतन का वर्णन द्वितीय अनुसूची में नहीं है। ये टफ प्रश्न हो गया है, थोड़ा डिटेल में आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं। क्वेश्चन क्या बना, जब कठिन रूप में आया तो सरल रूप में तो प्रश्न पूछा जाता है, दूसरी अनुसूची में क्या है। अगर कठिन रूप में पूछना रहा तो क्या पूछेगा कि निम्न में से किस एक अधिकारी का वेतन जो है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है। तो याद कर लेते हैं हम लोग कि क्या किन किन का वेतन है। अब वेतन कितना दिया गया है वो भी याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है,
मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनका 2,50,000 रुपये है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और मुख्य सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन इसी के समान 2,50,000 है और मुख्य न्यायाधीशों के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये है। सीएजी का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये है। अब बच गए राज्यों की लोकसभा विधानसभा के सदस्य। ये जब हम लोकसभा और विधानसभा पढ़ेंगे तब हम राज्यवार उनके वेतन पर फोकस करेंगे। देखिए, ये जो है वो कुछ किताबों में थोड़ा कम या ज़्यादा भी दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ ये पूरी तरह सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं बन रहा है आजकल। कठिन प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा कि कौन से अधिनियम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के वेतन में परिवर्तन लाया गया। वो कानून था वित्त अधिनियम 2018। कौन सा कानून था वह? वित्त अधिनियम 2018। अब इसमें एक विशेष बात है कि यह अधिनियम 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1 जनवरी 2016 से परिवर्तित हो चुका है। लोग इसे 2018 में अधिनियम पढ़ करके इसे लागू भी 2018 में मान लेते, नहीं, ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, याद रखिएगा। अब हम तीसरी अनुसूची पे आते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? शपथ और प्रतिज्ञान। फिर से हमारा कोड याद कर लीजिए, सवेशरा, ये पहले शब्द था। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वेतन और शपथ। शपथ के बारे में बात करेगा, इसमें दिया हुआ है शपथ। क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, एक प्रारूप बनाया हुआ है कि कैसे कोई भी बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी शपथ लेगा, किस प्रारूप पर लेगा। किन किन की शपथ का वर्णन है? जो संघ के मंत्री हैं उनके लिए पद की शपथ है। संघ के मंत्रियों के लिए गोपनीयता की शपथ है, अर्थात वो एक ही शपथ के 2 हिस्से हैं। पहले वो उस पद की शपथ लेते हैं और फिर वो उसकी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये एक बड़ी सी शपथ में 2 हिस्सों के रूप में होती है। संसद के जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी होते हैं उनकी शपथ, अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं ना कि चुने सदस्यों की। फिर जो सांसद बन जाते हैं वो चुन चुके हैं तो उनकी शपथ अलग होगी। फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और जो सीएजी होते हैं या जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी और सीएजी की शपथ इसमें दी हुई होती है। इतने लोगों की शपथ का वर्णन है। अब राज्यों में आते हैं। राज्य के मंत्रियों के पद की शपथ होती है और राज्य के मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ होती है। फिर जो विधानमंडल का चुनाव लड़ते हैं अभ्यर्थी, जो चुनाव लड़ने वाले हैं अभ्यर्थी कहलाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक खाका तैयार किया जाता है जिस पे साइन करवाते हैं, तभी वो चुनाव लड़ पाते हैं। और चुनाव लड़ लेने के बाद जब वो विधायक बनते हैं तब उनके अभ्यर्थियों के बाद सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों की शपथ भी आती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सभी न्यायाधीशों की शपथ। अब इसको रिवाइज करते हैं। केंद्र में संसद में जो मंत्री होंगे उनकी शपथ, उनकी गोपनीयता की शपथ। संसद का जो चुनाव लड़ेंगे उन अभ्यर्थियों की शपथ, जो चुनाव जीत जाएंगे सांसद उनकी शपथ। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी की शपथ, ये केंद्र में। राज्य में राज्य के मंत्रियों की शपथ, राज्य में विधानसभा का जो चुनाव लड़ेंगे उन अभ्यर्थियों की शपथ, राज्य में जो चुनाव जीतेंगे विधायक उनकी शपथ, फिर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। इतनी शपथ का वर्णन इसमें है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इस रूप में आए कि निम्नलिखित में से किसके लिए शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, और 4 ऑप्शन में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, फिर कोई एक पोस्ट दे दिया मानव अधिकार के अध्यक्ष, और चौथा सीएजी दे दिया, तो आंसर आपको बताना है कमेंट में कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्य सभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। विभिन्न राज्यों का कितना कितना प्रतिनिधित्व है इन राज्यों में, वो लिस्ट के रूप में दिया हुआ है संविधान में। इसका संबंध किन किन आर्टिकल से है? इसका संबंध 2 आर्टिकल से है, आर्टिकल 4(1) और आर्टिकल 80 का (1) या 80(1) में।
इसमें राज्यसभा में जितने भी राज्य उनके सबके स्थानों का आवंटन है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन सभी की एक लिस्ट बनाकर याद कर लें। याद करने का तरीका जो है, जैसा मैंने किया था, एक नक्शा बनाया भारत का और उस पर विभिन्न राज्य जिस तरीके से बने उस तरीके से हमने याद किया। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश 11 और छत्तीसगढ़ 5, दोनों मिलाकर के 16 हो जाते हैं। अब ये 16 हम कॉपी कर लेते हैं बिहार पे। बिहार में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 16। वहां बिहार से अलग क्या हुआ था? झारखंड, तो उसमें छत्तीसगढ़ के समान ही 5 की बजाय 6 सदस्य हो गए। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश में सदस्य संख्या थी 31, वहां केवल 3 थी। और भी आप याद कर सकते हैं चाहे तो। भारत में राज्यसभा के सबसे ज्यादा सदस्य कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। और सबसे कम का आंसर कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां से एक एक सदस्य हैं। जैसे पूर्वोत्तर के सारे राज्य, सिक्किम, पूर्वोत्तर के 7 राज्य मिला लीजिए, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, जितने भी हैं सब में एक एक सदस्य हैं। फिर सिक्किम में भी एक सदस्य है और कुछ और राज्य हैं जिनमें एक एक सदस्य हैं। आप चाहें तो इसे मैप के फॉर्मेट पे, मैप पर राज्यों के स्थान पर उनकी संख्या लिखकर याद कर सकते हैं। अब हम 4 अनुसूचियों को पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपको एक कोड बताया जिसमें हमने 12 अनुसूचियों को क्रम से उंगलियों पर कैसे याद करना है वो याद किया और फिर एक एक अनुसूची की डिटेल शुरू की। हमने लगभग 4 अनुसूचियों को पूरी तरह अंदर डिटेल में जाकर पढ़ लिया है। आप लोगों ने समझा होगा कि आजकल पैटर्न में कितनी गहराई जा रही है प्रश्नों में, इसलिए गहराई से इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो। 12 अनुसूचियां अगले वीडियो में कवर की जाएंगी। 5 से लेकर 12 तक की जो अनुसूचियां हैं वह हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को YouTube पर PSC बाय DC सर इस नाम से सर्च कर सकते हैं। इस नाम से सर्च करने पर आसानी से आप इसके अगले वीडियो को प्राप्त कर पाएंगे। अब जो वीडियो हैं वो लगातार आपको पर डे मिलेंगे। रात को 8 बजे प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोगों को इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं, हर दिन 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम अगले पार्ट को कवर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।